गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर लूना। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिनरल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैल्शियम। तो एज यू नो कैल्शियम इज एबंडेंटली फाउंड इन आवर बोन्स। तो बात करते हैं कि टोटल कैल्शियम इन एवरेज एडल्ट इज अबाउट 100 ग्राम, of which nearly 99% of this present in bones and teeth. The rest, that is 10 gram, it is distributed widely in the body fluids and tissue. Muscles and nerves, they have the relatively more calcium than other tissues. तो जो कैल्शियम है बोन के अपार्ट कहाँ कहाँ होगा? हमारे मसल्स में, नर्व टिश्यू में, बिकॉज वहाँ से जो कंडक्शन होता है, जो मसल की मूवमेंट होती है, उसके लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. तो कैल्शियम के साथ जो फॉस्फेट का फॉर्म है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. So a small amount of carbonate, hydroxide, fluoride, citrate and other salts of calcium are also present. तो मेनली जो होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, और उसके अलावा ये जो सारे बाकी जो हो गए कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ये सब होते हैं, ये बाकी बनाते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट जो है तुम्हारा, ये फर्स्ट कहाँ डिपॉजिट होता है? इन द अमॉर्फस फॉर्म. आपको पता है अमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? तो उसके बाद जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, जिसका कंपोजिशन होता है CA10PO46OH2. तो इतना आपको जानना डिटेल में नहीं है, बस आपको यू शुड नो एटलीस्ट कि द क्रिस्टल्स जो होते हैं उसके रॉड शेपेड होते हैं. तो जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो रॉड शेपेड में होता है. देयर इज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन बोन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो क्या होता है? देयर एक्सचेंज होता है, मतलब वो किसके बीच में? बोन्स में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. Now coming to the concentration of calcium in intracellular and extracellular fluid is delicately regulated. There is a proper balance. तो क्या है? concentration of calcium in plasma कितना होता है? That is 9 to 11 mg per dl. आप जब भी किसी लेवल की बात करते हैं, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, सोडियम, पोटेशियम, you should always mention the unit. Unit is very crucial, very important. So अगर हम mg per dl की बात करते हैं तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं 9 to 11, और अगर मिली इक्विवेलेंट यूटिलाइजेशन यूनिट है उसमें 4.5 to 5.5, बट आपको याद रखना है 9 to 11 इज बेस्ट वन. ठीक है. अब क्या है? अबाउट 50% ऑफ दिस बाउंड टू द प्रोटीन्स. ठीक है. तो ये प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन बाउंड फॉर्म और नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम, क्योंकि प्रोटीन्स को टाइटली बाउंड करके रखता है. और जो 5% है वो ऑर्गेनिक एनायंस लाइक सिट्रेट एंड, जो कि डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है. बाकी जो 45% है दैट इज आयोनाइज कैल्शियम, और वो फ्रीली जो होता है वो डिफ्यूजिबल होता है. सो ऑलमोस्ट ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आर परफॉर्म बाय आयोनाइज कैल्शियम. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? तो क्या क्या फंक्शंस है एक एक करके बताती जाऊंगी. फर्स्ट होता है जो आप सब जानते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. देन कंडक्शन ऑफ नर्व्स. नर्व्स में जो एक्साइटेशन होता है, कंडक्टिविटी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम. देन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, जहाँ पे हमारे मसल्स में ट्रांसमिशन होता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज हार्ट के मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसलिए कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब कैल्शियम आप किसी को देते हैं, किसी को थेरेपी में, तो उसकी शिकायत होती है कि मेरा हार्ट भी बहुत तेज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन डन बाय कैल्शियम. देन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. फॉर ब्लड कोगुलेशन कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स. नाउ हाउ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. तो आपको पता है दो एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक. एक बनाना होता है, एक जो होता है उससे टूटता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टिक एंड प्लास्टिक एक्टिविटी. तो अ मेजर फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज टू फॉर्म बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो कहाँ पे होता है? दैट इज डिपॉजिट अराउंड द कोलाजन फाइबर्स इन द जोन ऑफ ऑसिफिकेशन, और इट इज द फर्स्ट डिपॉजिट इन द अमॉर्फस फॉर्म व्हिच चेंजेस लेटर इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है. पहले जैसे जैसे लूज फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस, और जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन फॉर्म. नाउ ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? They mineralize the bones and osteoclasts remove the minerals. ठीक है. तो ब्लास्ट जो होता है मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है. जैसे कि अभी कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ये सीमेंट का डिपोजिशन होता है, तो दैट इज फॉर आवर बोन्स ऑस्टियोब्लास्ट इज दैट सीमेंट, और ऑस्टियोक्लास्ट से जो रिमूव करता है. तो क्या होता है जब हम ग्रोइंग फेज में होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा एनाबॉलिक फेज बढ़ा होता है, मतलब हमें फॉर्मेशन ज़्यादा करना होता है. तो कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा होगी? ऑस्टियोब्लास्टिक या ऑस्टियोक्लास्टिक. तो इन ग्रोइंग एज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज मोर देन द ऑस्टियोक्लास्टिक, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें बढ़ाना है. सो एंड इन एडल्ट्स दिस एक्टिविटी आर बैलेंस लीडिंग टू कंटिन्यूअस रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स. जो बोन को हम रीमॉडल करते हैं उसमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है. उसके बाद नाउ कमिंग टू द नर्व्स. अब क्या करता है? एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ कैटायंस इंक्लूडिंग
कैल्शियम। तो व्हाट इज, यू शुड नो व्हाट आर कैटायंस एंड व्हाट आर एनायंस। आपको पता है जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड एनायन। तो अगर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, अ रेज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स डिक्रीजेज एंड अ लोअर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स। मतलब इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ता है तो इट विल अफेक्ट द नर्व्स इन इनडायरेक्टली वे, मतलब एक बढ़ेगा तो कंडक्शन कमेगा। सो इट इज इरिवर्सिबल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Then transmission of impulses across the synapses occurs due to the release of neurotransmitters which requires calcium. वो सिनेप्स पता है जहाँ पे जंक्शन होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। क्यों होता है? क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन्स ये सब में कैल्शियम का रोल होता है, जिनको कैल्शियम इंपॉर्टेंट होती है जिनके लिए। सो द न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन द सेल इनसाइड द सिनेप्टिक वेसिकल्स। दे आर टू पूल्स ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, एक रिजर्व होता है, एक रिलीजेबल होता है। एक रिजर्व जो होता है स्टोर फॉर्म में होता है, और जो रिलीजेबल होता है वो रिलीज होता है। फॉर इन द रिवर्स पूल सिनेप्टिक वेसिकल इज बाउंड टू द एक्टिन फिलामेंट्स। आप जो पढ़ोगे मेनली फिजियो में आप पढ़ोगे कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ एक्टिन मायोसिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंड द प्रोटीन इन्वॉल्व इज सिनेप्सिन 1। So what happens? The release of calcium activates the calmodulin, ठीक है, kinase 2। calmodulin kinase 2 है, इसको ये एक्टिवेट करता है, जिसके चलते जो सिनेप्सिन 1 था वो होता है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। इससे क्या होगा? This leads to the dissociation of synaptic vesicle from actin filaments and the synaptic vesicles move to releasable pool from where it releases the neurotransmitter molecules by exocytosis. What is exocytosis? कुछ भी जैसे एक्सो में बाहर जाना, एंडोसाइटो में अंदर आना, तो जो बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंड साइटोस का मतलब क्या होता है? सेल। दिस इज द पिक्चर शोइंग द हाउ द सिनेप्सिन इज गेटिंग डीफॉस्फोराइलेटेड। क्या हो रहा है? सिनेप्सिन जो आपका ये था कैल्मोडिन काइनेस था वो एक्टिवेट होता है और सिनेप्सिन 1 को वो वहां से डीफॉस्फोराइलेट करके ये इस पूरे मूवमेंट को रिलीज करता है। Coming to the neuromuscular transmission. Neuromuscular transmission occurs to the release of acetylcholine from the major end plate and the motor end plate, and this occurs in the presence of calcium ions. So, the rhythmic generation of impulses in heart and contraction of heart muscle also require calcium ions. जैसा कि मैंने बताया था कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का, तो इसलिए क्या होता है? एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम विल इंक्रीज द कार्डियक। मैंने पिछली बार क्या बताया था? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नर्व्स के केस में। यहाँ क्या है? कैल्शियम बढ़ेगा, हार्ट का कंडक्शन बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, घटेगा तो वो भी घट जाएगा। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ कोगुलेशन। क्या है? आयनाइज्ड कैल्शियम इज वन ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर्स। कोगुलेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स बाय अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज, किसी चीज का सीरीज होना। सो कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड इन द मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन। Many of the anticoagulants used to prevent in the vitro coagulation of blood like oxalate, citrate, EDTA, they act by binding the calcium ions. So what are the action of on upon the hormones? क्या है? तो ionized calcium जो है that acts as the second messenger. Moreover, the secretion of hormones which are stored in granular form also require the presence of calcium ions. Absorption. Absorption कहाँ होता है? तो absorption of calcium occurs by the active octave कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, और 10 to 20% जो होता है दैट इज नॉर्मली 10 to 20% ऑफ द डाइटरी कैल्शियम इज एब्जॉर्ब। सो एब्जॉर्प्शन का कुछ फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है कि ये बढ़ेगा या घटेगा। सो पीएच, देन कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो, प्रोटीन्स, विटामिन डी एंड पैराथॉर्मोन, दीज आर द वेरियस फैक्टर व्हिच विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। अब पीएच का इफेक्ट क्या है? वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो अगर रिलेटिव लो पीएच है, मतलब एसिडिक पीएच है, लो मींस एसिडिक की तरफ है, तो क्या होगा? कैल्शियम सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। देन कैल्शियम फास्फोरस रेशियो, ये क्या होता है? सिंस कैल्शियम एंड फास्फोरस आर एब्जॉर्ब टुगेदर, सो हमारी डाइट में इनका प्रॉपर मेंटेनेंस, एक प्रॉपर रेशियो होता है, ठीक है। सो आइडियल रेशियो इज 1:1 कैल्शियम एंड फास्फोरस। प्रोटीन्स, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स इन द फूड टुगेदर विद कैल्शियम फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो बहुत सारी जो हम प्रोटीन प्रोटीन जब टूटता है तो अमाइनो एसिड बनाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड पैराथॉर्मोन ऑफ द कैल्शियम? क्या है? तो विटामिन डी जो है, आपको पता हो कि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर आप कितना भी कैल्शियम लेते हैं और आपकी विटामिन डी जो बॉडी की वो कम है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो विटामिन डी एंड पैराथॉर्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम
एंड कोलीकैल्सिफेरॉल जो हमारा विटामिन डी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट, दिस इज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैराथॉर्मोन। ठीक है, अब क्या है, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल जो है वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे इंड्यूस करता है सिंथेसिस बाय डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। ठीक है, क्या क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, एक है कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएज और अल्कलाइन फॉस्फेटेट। विटामिन डी को डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, बट कैल्शियम के लिए तीन फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन डी को हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। क्या क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपीएज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। So these are required for the active absorption of calcium. As calcium is absorbed, plasma calcium level rises. When plasma calcium rises above the normal, it causes feedback inhibition. जैसे कि हमारी बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको मैसेज देता है कि बहुत प्रोडक्शन हो गया, कम करो। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। इट कैन नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और स्टिमुलस मिल रहा है कि बंद करो, दैट इज नेगेटिव। कुछ कम हो रहा है, फीडबैक जा रहा है प्रोड्यूस करो, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो क्या होता है, ये पैराथॉर्मोन का फंक्शन होता है। तो क्या होता है, देयर इज स्विचिंग काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दिस स्विचेस ऑफ द सीरीज ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। Thus, the vitamin D and parathormone act in concert to regulate the calcium. So, vitamin D और parathormone का बैलेंस होता है to maintain our level of calcium. This is the diagrammatic, जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी है वो लिवर से पहले तो उसको स्किन में बनता है। ठीक है, स्किन में सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। उसके बाद क्या होता है, वो वहां से किडनी में गया, फिर लिवर में गया, लिवर से किडनी, देन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये जब हम बात करेंगे विटामिन डी एब्जॉर्प्शन की, तब ये फेज बताऊंगी कौन कौन सा एक्टिव फॉर्म होता है, कौन सा अदर फॉर्म्स है जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। देन व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, ये एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, फॉर इन्फेंट इट इज 400 to 600 mg पर डे एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज 800 mg पर डे, एडोलेसेंस 1200। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, एडोलेसेंस में और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। क्यों यहाँ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, आपको आपकी यंग शरीर को आपको ग्रोथ चाहिए, तो एडोलेसेंस की फेज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और सेम होता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो एक की जगह दो है, और लैक्टेटिंग में आपको फीड कराना है तो यू नीड मोर कैल्शियम फॉर बेबी। So what are the sources? Sources is milk, cheese, eggs, figs, nuts, beans, lentils, cabbage and cauliflower. ये सारे sources हैं जिसमें कैल्शियम abundant पाए जाते हैं। So what are the abnormal level of serum calcium? अगर कैल्शियम की लेवल कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। ज़्यादा हो तो हाइपरकैल्सीमिया। तो दोनों का कैल्शियम का लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा भी खराबी करता है और कम भी हो तो वो हमारे फंक्शन को मेंटेन नहीं करेगा। सो serum calcium level may rise or fall in some pathological conditions. An increase in serum calcium level is known as hypercalcemia. अब क्या है, a decrease in serum is known as hypocalcemia. तो आपको यहाँ पे पोटेशियम से कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया को हाइपोकैलेमिया लिख देते हैं। नो, दैट इज के, ये सी है। कैल्शियम के लिए सी आता है, पोटेशियम के लिए के आता है। इट इज हाइपरकैलेमिया, कैल्सेमिया एंड हाइपोकैल्सेमिया। उसके बाद अब ये हाइपरकैल्सीमिया कहाँ कहाँ होगा, किस कंडीशन में, हाइपरपैथोडिज्म में, हाइपरविटामिनोसिस डी में, बोन कैंसर, मल्टीपल माइलर लिकेमिया, पॉलीसाइथेमिया, साइकोडासिस, पिलकली सिंड्रोम। दीज आर द, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा चीज है जिसमें आप यू विल गेट हाइपरकैल्सीमिया, हाइपो, या तो ऑड करके आएगा, ऑल ऑफ द करेगा, तो यू शुड नो दीज, लाइक दीज आर द कंडीशंस। सो हाइपोकैल्सीमिया मतलब लो कैल्शियम कब होगा, हाइपोपैथोडिज्म में, रिकेट्स में, ऑस्टियोमलेशिया, स्टिटोरिया क्या होता है, फैट का आना आपके स्टूल में, देन क्रोनिक रीनल फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इफ सीरम कैल्शियम लेवल इज रिमेन्स एलिवेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कैल्शियम में गेट डिपॉजिटेड। अगर लेवल बहुत हाई हो गया तो ये सॉफ्ट टिश्यू, किडनी, लिवर और आर्टरीज में जाके ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीनल स्टोन्स जो होते हैं, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल। सो अ सडन डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम में कॉज टेटनी। सो व्हाट इज टेटनी? टेटनी इज द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब जो आप नहीं चाह रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैल्शियम। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फॉस्फोरस को डिस्कस करेंगे, दैट इज सिमिलर टू कैल्शियम, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयरन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।